Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Adil Irfan, and today the lecture which I am going to deliver is foreign policy. Foreign policy, goal number 4, in which we will review different aspects of foreign policy. So without wasting time, we will move on to our presentation. Let me share the screen with you guys. Okay. Foreign policy. तो मैं फॉरेन पॉलिसी पे आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी जिसमें डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और ऐसे नहीं होता कि एक फॉरेन मिनिस्ट्री जो होती है वो जनाब कोई भी डिसीजन ले सकती है. That was based on rational approach, जिसमें आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी भी देखी जाती है, उस फॉरेन पॉलिसी का जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या निकलेगा, तो तमाम चीज़ें मैयर की जाती हैं. और फॉरेन पॉलिसी जो होती है, खारजा पॉलिसी, वो किसी भी मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. वी विल टॉक अबाउट द पाकिस्तान. सो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताऊं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में. राइट आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो चूँकि डिसाइड करना था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे किस ब्लॉक में शामिल होना चाहिए. तो जो 1947 से 53-54 तक पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो न्यूट्रल थी. पाकिस्तान वाज जस्ट they were figuring it out कि what we need to do. हमें किस ब्लॉक में शामिल होना चाहिए, because there were so many problems right after partition. We have crisis of Kashmir issue, and we have the problem of internal infrastructure. हमारे पास कोई structure है. Then we have problem of Pashtun. अफगान issue का एक बहुत बड़ा problem था. तो ये different problems है. तो हमें इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करनी थी जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए. हमें ऐसे मुल्क की तरफ जाना था जो कि हमें सपोर्ट करे. तो पाकिस्तान के पास चंद एक ऑप्शन थी. तो या तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज की तरफ देखे, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज जो थे वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते. या पाकिस्तान न्यूट्रल रहे. न्यूट्रल रहना भी हमारे लिए कोई इतना फायदेमंद नहीं था. या वेस्टर्न ब्लॉक में चला जाए या फिर सोवियत ब्लॉक में चला जाए. पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वेस्टर्न ब्लॉक में जाने का, ताकि वो उनको थोड़ा सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा. देन पाकिस्तान का मसला कश्मीर था उसको भी रिजॉल्व करने में मदद करेगा. तो पाकिस्तान ने जो फैसला किया वो वेस्टर्न ब्लॉक में जाने का किया. और जो 1954 से 62 तक की जो पॉलिसी थी वो पाकिस्तान की अलायंस बेस्ड थी, जिसको era ऑफ अलायंस भी बोला जाता है. लेकिन जो ये पॉलिसी थी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ा सा रियलाइज होना शुरू हो गया. यूएस ने ऑल तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड तो दी, लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर का मसला हल कराने में, या वाटर क्राइसिस को जो हल कराने में, उसमें खातिर का इजाफा नहीं, मदद नहीं की. और फिर देन 62 में जो सिनो इंडिया वॉर स्टार्ट हुई, तो उसमें ज़ाहिर है यूएस ने इंडिया का साथ दिया. और वो दैट वाज द एरिया ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान, मोमेंट ऑफ कंसर्न. और फिर उससे पहले 19 में, अगर आपको थोड़ा सा ये ब्रीफली बता रहा हूँ कि उससे पहले 60 में 59-60 में U2 एक स्पाई एयरक्राफ्ट था जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान की बेसिस को यूज़ करते हुए वो सोवियत की तरफ छोड़ा था, जो कि उसको सोवियत यूनियन ने मार गिराया था. और उस वक्त वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था, वी वुड वाइप आउट पेशावर, उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे. तो देन पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न था, बिकॉज अमेरिका की हमेशा से ये आदत रही है कि वो पाकिस्तान को जब सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को मिस यूज़ करता है. वो उस तरह का नहीं है कि आपने देखा 9/11 के बाद भी उन्होंने यहाँ पे ओसामा की असैसिनेशन की और हमसे पूछा तक नहीं. तो जो कि पाकिस्तान के लिए वाज द मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट. एनीवेज खैर, पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि जनाब पाकिस्तान को
थोड़ा सा थोड़ा यूएस से थोड़ा निकलना चाहिए, और वो सीटो सेंटो पे देन पाकिस्तान ने कम्युनिज्म को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए साइन किए। तो देन 62 के बाद पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान को यहाँ से निकलना चाहिए, और जो 62 से आप कह सकते हैं कि 77-78 तक की जो पॉलिसी थी वो पाकिस्तान की, वो थी बायलेटरलिज्म, बायलेटरलिज्म का मतलब ये होता है कि इक्वी डिस्टेंस पॉलिसी, आप तमाम ममालिक के साथ, सुपर पावर्स के साथ एक तरह के ताल्लुकात रखते हैं। थोड़ा सा ये पॉलिसी अडॉप्ट करने की एक वजह ये थी कि कोल्ड वॉर्स चल रही थी, लेकिन एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश हो चुकी थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान के लिए बेहतर यही था कि तमाम ममालिक के साथ बराबरी के ताल्लुकात रखें। देन चाइना के ब्लॉक में पाकिस्तान शामिल हो गया, रशियन ब्लॉक में, और जो कि अमेरिका को ज़्यादा नहीं भाया, और पाकिस्तान पे थोड़ा सा सैंक्शन लगी, एड बंद कर दी पाकिस्तान की। फिर आपको पता है कि जो भुट्टो का दौर था, तो भुट्टो ने यहाँ पे इस्लामिक ब्लॉक को इकट्ठा शुरू करना किया। 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अरेंज की यहाँ पर। तो वो जो पीरियड था वो बायलेटरलिज्म का टाइम पीरियड था। फिर जाहिर है जब जियाउल हक का दौर आया तो पाकिस्तान, तो उन्होंने जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी 79 से लेके जो 89 तक, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी। तो पाकिस्तान ने उस टाइम रीजनल ब्लॉक मजबूत करना शुरू किया, इस्लामिक कंट्रीज की तरफ देखना शुरू किया, मिडल ईस्ट की तरफ। तो ये पाकिस्तान ने इस पे ज्यादा काम करना शुरू किया। आपको पता है कि जो भुट्टो का दौर था वो इस्लाम, आई मीन जो जिया का दौर था, इस्लामाइजेशन का था, और एक तरफ उधर सोवियत अफगान वॉर चल रही थी। यूएस को दोबारा पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, तो यूएस ने फिर पाकिस्तान का सहारा लिया, सपोर्ट लिए, और जनाब जो कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए रशिया, सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में कंटेन करने के लिए। और जो 90 से 100 तक, यानी कि 2000 तक जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, वो जो पॉलिसी थी वो पाकिस्तान की ज़्यादातर बेस करती थी इस पे, नॉन अलाइन पे। एक सेकंड। अच्छा खैर, सो 90 से जो 2000 का पीरियड था वो पोस्ट कोल्ड वॉर का पीरियड था। और उस टाइम जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी वो ज़्यादातर बेस करती थी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। पाकिस्तान में दायरा उस सोवियत ब्लॉक की तरफ था। देन पाकिस्तान पे उस टाइम नॉन प्रोलिफरेशन मूवमेंट का टाइम चल रहा था। सीटीबीटी का जो कन्विंस किया जा रहा था पाकिस्तान को कि सिग्नेचर करे और एक पीसफुल वर्ल्ड को, एक सो कॉल्ड, क्योंकि जाहिर है दैट वाज आल्सो डिस्क्रिमिनेटरी, और उसको बना अडॉप्ट किया जाए। पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट करने से जाहिर है थोड़ा सा इनकार किया। तो हुआ क्या एंड में, जो पाकिस्तान पे प्रेसिडेंट अमेंडमेंट लगाई गई, और ये वो खैर, देन वो 2000 तक इस तरीके से चलता रहा। ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने, क्योंकि वो एक दैट वाज द टाइम पाकिस्तान लॉस्ट मैनी थिंग्स, और जिसमें पाकिस्तान ने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा लूज किया था इंटरनेशनल लेवल। देन आफ्टर 2000 हमें सबको पता है 9/11 के बाद जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी, पाकिस्तान यूएस ब्लॉक में शामिल हो। तो ये पाकिस्तान की एक किस्म का थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी का मैं आप लोगों को हवाल बता रहा था।
फॉरेन पॉलिसी में बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द फॉरेन पॉलिसी प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। States take action because people in government, decision makers, choose those actions. Decision making is a steering process in which adjustments are made as a result of feedback from the outside world. Decisions are carried out by actions taken to change the world, and then information from the world is monitored to evaluate the effect of these actions. जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्यों लिए जाते हैं, वो बायलैटरल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट में लिए जाते हैं। In order to change the world and the information, then information from the world is monitored to evaluate the effects. आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, देन उन रिलेशनशिप के नताइज निकलना शुरू हो जाते हैं जिसको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। ऑब्वियसली उसका एक ग्लोबल लेवल पे एक इम्पैक्ट होता है, आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक इफेक्ट होता है। These evaluations, along with information about others, independent changes in the environment, go into the next round of decision. Obviously, आपका एक मुल्क के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ, उसके नताइज निकलना शुरू हुए, देन ऑब्वियसली उसमें अगर नताइज बेहतर हैं, पॉजिटिव हैं, दूसरे कंट्रीज को वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, फॉरेन पॉलिसी का एक प्रोसेस है जो कि चलता है। नेशनल मॉडल फॉरेन पॉलिसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है, और डिसीजन मेकिंग वाज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इरैशनल अप्रोच नजर आए, क्योंकि वो एक नेशनल इंटरेस्ट में होता है। इन दिस मॉडल डिसीजन मेकर सेट गोल्स, गोल सेट करते हैं, इवेल्युएट देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, नतीजा क्या निकलेगा, कैलकुलेट द कॉस्ट बेनिफिट ऑफ ईच पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, एंड देन चूज द वन विद द हाईएस्ट बेनिफिट्स एंड लोएस्ट कॉस्ट। आप किसी भी मुल्क से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप सारे प्रॉस कॉन मनफी मस्बत सब उसको एनालिसिस करते हैं, देन आप उसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। द चॉइस में बी कॉम्प्लिकेटेड बाय अनसर्टेनिटी अबाउट द कॉस्ट। कॉस्ट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। समटाइम आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं किसी भी मुल्क की मदद से मिलके, तो आपके जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो जो आई मीन जो रियल कॉस्ट होती है वो उससे एक्सीड कर जाती है। And benefits of various actions. In such cases, decision makers must attach probabilities to each possible outcome of an action. जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हम करते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट दो मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट उसको रिजॉल्व करने में तो हम पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क अगर ऐसा करेगा तो ये होगा। तो फॉरेन पॉलिसी में भी हम होमवर्क अपना पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल प्रेशरिंग अ राइवल स्टेट टू गिव ग्राउंड इन पीस टॉक, वर्क आर बैकफायर, काम करेगा नहीं करेगा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। सम डिसीजन मेकर्स आर रिलेटिवली एक्सेप्टिंग ऑफ रिस्क, व्हेयरएज अदर आर अवर्स टू रिस्क। ये आपकी आर्जा पॉलिसी होती है, एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, ऑफेंसिव है, किस तरह की है। These factors affect the importance that decision makers place on various alternative outcomes that could result from an action. तो अगर जाहिर आप रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी आपकी, तो आपको पॉसिबल आउटकम आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको जो आप एक्शन लेते हैं उनका अफेक्ट, और वो जो एक्शन होते हैं दैट वाज बेस्ड ऑन रैशनल मॉडल। Do they accept realist assumption? One may believe decision makers are rational, but not accept the realist assumption that states may be treated as unitary actors. देखें जो स्टेट्स होते हैं, आई मीन दे वर नॉट लाइक कि उनकी कोई इंपीरियलिस्टिक अप्रोच होगी या कोई वो एग्रेसिव अप्रोच रखेंगे, वो दैट वाज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। कोई भी मुल्क जो डिसीजन लेता है उसके नेशनल इंटरेस्ट में होता है। Governments are made up of individuals who may rationally pursue their goals, yet the goals of different individuals involved in making a decision may diverge. As और यही वजह है जब ग्रुप स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, मुख्तलिफ इदारों से मशवरे किए जाते हैं, देन कोई एक्शन लिया जाता है। एज में द गोल ऑफ डिफरेंट स्टेट एजेंसीज, और जो डाइवर्जेंट गोल होते हैं हर एक की अपनी पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, तो उसको बेस बना के एक्शन लिया। स्टीयरिंग प्रोसेस जो क्या होता है, ग्रुप साइकोलॉजी जो मैं अभी बात कर रहा था कि मतलब लोगों की, इसमें इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं जिनकी बात सुनी जाती है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप साइकोलॉजी लीड्स टू डिसीजन मेकिंग, फॉलोइंग स्टेप्स। इम्प्लीमेंटेशन,
इसमें एक्शन इफेक्ट्स अभी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, उसका इफेक्ट मॉनिटर किया जाता है। देन इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होता है कि उसका इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे किस तरह का क्या असर पड़ेगा, सिचुएशन क्या है, उसको देन मॉनिटर किया जाता है, देन उसको फिल्टर आउट किया जाता है। देखिए जिस तरीके से फर्ज किया गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लेना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके आवाम का फीडबैक देखती है एक दफा वो डिसीजन लेके। जब पब्लिक का फीडबैक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसकी बेस पे एडजस्टमेंट करती है। क्या करती है, फिल्टर आउट करती है पॉजिटिव फीडबैक को, अपनी इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी, और जो नेगेटिव फीडबैक होता है तो उसमें से फिल्टर आउट करके उसके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं उसको आगे चैनलाइज किया जाता है। तो इस तरीके से एक स्टीयरिंग प्रोसेस होता है, एक्शन, इफेक्ट्स, सिचुएशन, मॉनिटरिंग, परसेप्शन। जो रैशनल मॉडल डिसीजन मेकिंग होते हैं, ये चंद एक assumption पे बेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैरिफाई योर गोल इन द सिचुएशन, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ऑर्डर देम बाय इंपॉर्टेंस, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, सबसे टॉप प्रायोरिटी के सबसे पहले, देन इस तरीके से आगे। लिस्ट द ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग योर गोल, प्लान से आ किया जाता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए कामयाब नहीं होता, प्लान बी, देन प्लान सी की तरफ मूव किया जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस पे, ये तमाम एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस तक का सफर है। चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट अचीव योर गोल। अगर वो आपको, जो एक प्लान आपने लॉन्च किया है वो कामयाब नहीं हुआ, तो आप ऑल्टरनेटिव उसका बेस्ट पॉसिबल जो प्लान होता है वो आप चूज करते हैं, दैट बेस्ट अचीव्स योर गोल्स। बेसिक मकसद तो आपने अचीवमेंट्स है ना, आपने जो मकसद आप अचीव करना चाह रहे हैं। ये डिफरेंट तरह के मॉडल हैं जो कि गवर्नमेंट यूज करती है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल है, गवर्नमेंट बार्गेनिंग पॉलिटिक्स मॉडल है। जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल और गवर्नमेंट बार्गेनिंग में क्या फर्क है? देखिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल जो है ना, इसमें क्या होता है कि आप अ, जो गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो उसका फीडबैक होता है। अब देखें कुछ फीडबैक होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के पास प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे अब बेतहाशा कंप्लेन आती हैं। प्राइम मिनिस्टर हर एक का जवाब नहीं दे सकता या हर एक को सुन नहीं सकता। तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाता है, देन प्राइम मिनिस्टर तक कंप्लेन पहुंचती भी नहीं है वो, और आगे खुद ही उसका वो एक प्रोसेस है जो कि उसको सोल्यूशन की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो यही ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मॉडल है। An alternative to the rational model of decision making is the organizational process model. In this model, foreign policy decision maker generally skip the labor intensive process. यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जनाब एक बंदा से प्रोसेस होकर दूसरे पे जाएगा, जनाब वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगी। तो इसमें हैसल को मिनिमाइज किया जाता है of identifying goal and alternative action, relying instead of on most decision on standardized response or standard operating procedure, उस पे ज्यादा रिलाय किया जाता है। आगे एग्जांपल दी हुई है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एवरी डे रिसीव्स मोर देन 1000 रिपोर्ट्स है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये उसी के बारे में कि जनाब report use inquiries from its embassies around the world and send out more than 1,000 instruction responses to those embassies. Most of the cables are never seen by the top decision maker. वो आगे इसी तरीके से standardized वे में आगे अपना प्रोसेस में लग जाती हैं। तो गवर्नमेंट बार्गेनिंग मॉडल क्या होता है? गवर्नमेंट बार्गेनिंग में बार्गेन किया जाता है। अब मुख्तलिफ बार्गेन किस तरह किया जाता है? गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, और एक कंसेंसस बिल्ड किया जाता है। So in which foreign policy decision result from the bargaining process among various government agencies with somewhat divergent interest in them. जहां पे डाइवर्जिंग इंटरेस्ट होते हैं वहीं पे ही आप बार्गेन करते हैं और आप उनमें कंसेंसस बिल्ड करते हैं। आगे उन्होंने एग्जांपल दिया, 1992 जापानीज गवर्नमेंट हैड टू डिसाइड वेदर टू अलाउ सुशी फ्रॉम कैलिफोर्निया टू बी इम्पोर्टेड। ये सुशी जाहिर है ये ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा फेमस है डिश। A weakening of Japan's traditional ban on importing rice to maintain rice से बनती है to maintain self-sufficiency in the staple food. So the Japanese Agriculture Ministry, with an interest in the well-being of Japanese farmers, opposed the import, and the Foreign Ministry, with an interest in smooth relation with the United States, wanted to allow the imports. अब Japanese farmer और sorry एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री में दोनों में डाइवर्जिंग इंटरेस्ट हुआ क्या? द फाइनल डिसीजन टू लॉ इम्पोर्टेड सुशी रिजल्टेड फ्रॉम द टग ऑफ वॉर बिटवीन द मिनिस्ट्रीज। दोनों में तो हो गया, आपस में टसल हो गई।
फिर क्या हुआ, फिर दोनों ने म्यूचुअल कंसेंसस बिल्ड किया, आपस में बैठ के डिसाइड किया कि बेहतर होना चाहिए, तो उनमें आपस में मीटिंग हुई, जिसके बाद फैसला नतीजा निकाला गया। और देन ये डिसाइड किया गया कि जनाब हम उसको फॉर द टाइम बिंग इंपोर्ट कर लेते हैं, और देन हम उसको प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके से आप गवर्नमेंट बार्गेनिंग मॉडल होता है। इंडिविजुअल डिसीजन मेकर, एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होता है, दूसरा ग्रुप साइकोलॉजी होता है। इंडिविजुअल रैशनैलिटी जो इंडिविजुअल बेस करती है, ये इंडिविजुअल है, देन आगे ग्रुप साइकोलॉजी है। इंडिविजुअल डिसीजन मेकर होते हैं, वो इंडिविजुअल आपके डिसीजन पे बेस करता है। फर्स्ट किया किसी भी, आई मीन फर्स्ट किया प्राइम मिनिस्टर लेट्स सपोज रशिया जा रहे हैं, और जब रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाती है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी जवाबदीद होती है, क्योंकि उसका जब इंडिविजुअल डिसीजन होता है, उसका सारा मलबा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंडिविजुअल बियर करता है। ठीक है। तो ग्रुप साइकोलॉजी में डिफरेंट ग्रुप होते हैं। ग्रुप साइकोलॉजी ज्यादा रैशनल मॉडल है, ज्यादा उसमें मुख्तलिफ कंसेंट ली जाती है इदारों की, जो कि बेहतर होता है। एवरी इंटरनेशनल इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंडेड और अनइंटेंडेड ऑफ डिसीजन मेड बाय इंडिविजुअल। इंटरनेशनल रिलेशन डज नॉट जस्ट हैपन। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, ये जो हम जो जापानीज सिटीज में जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे, डिसाइडेड टू ड्रॉप यूएस। हैरी ट्रूमैन ने डिसाइड किया था कि वहां पे बॉम्ब गिराने चाहिए। हैड अ साइन ऑन हिज डेस्क, द बक स्टॉप्स हियर। As leader of the world's greatest power, he had nobody to pass the buck to. If he choose the bomb, more than 1 lakh civilians would die. If he choose not to, the war might drag on for months with tens of thousands of US casualties. दोनों पॉजिटिव नेगेटिव देखने थे उन्हें. Then Truman had to choose. Some people applaud his decision, others condemn it. But for better or worse, Truman as an individual had to decide and to take responsibility for the consequences. So similarly, the decision of individual citizens, although they may not seem important when take one by one, create the greatest forces of world history. आपने डिसीजन ले लिया, समटाइम आपका डिसीजन का इम्पैक्ट जो होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो बहुत ज्यादा ग्रेव होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उसी तरीके से ली जाती है। इंडिविजुअल रैशनैलिटी इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टेट रैशनैलिटी। राइट, एक जो लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो कुछ सोचता है, डजंट मीन कि जनाब वो पैरेलल हो स्टेट इंटरेस्ट की या स्टेट रैशनल की या स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। सो स्टेट माइट फिल्टर इंडिविजुअल इररेशनल डिसीजन, वो साइड आउट करते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट में है उसको काउंट किया जाता है। States might distort individual rational decision and end up with irrational state choice. But realists tend to assume that both states and individuals are rational, and that the goals or interests of state correlate with those of leaders. क्योंकि वो एक स्टेट का लीडर होता है, रियलिस्ट अप्रोच ये कहती है कि जनाब वो वही करता है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में। The most simplified rational actor model assumes that interests are the same from one actor to another. If this were so, then individuals could be substituted for each other in various roles without changing history very much, and states would all behave similarly to each other. This assumption is at best a great oversimplification. Individual decisions reflect the values and beliefs of the decision maker. बेसिकली जो इंडिविजुअल रैशनैलिटी है वो मैटर करती है स्टेट रैशनैलिटी के अंदर। इंडिविजुअल के वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, वो वही होंगी जो कि स्टेट, क्योंकि जब आप एक ऑफिस को अज्यूम कर लेते हैं, पावर अज्यूम करते हैं, तो आप उस ऑफिस के आई मीन वो उसकी उसकी जनाब हुर्मत के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप वो जो डिसीजन लेते हैं, तो आप उसके पैरेलल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं। डोमिनेंस पर्सनालिटी ट्रेट साइकोएनालिटिक क्या होता है? देखिए, बहुत सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपके डिसीजन में नजर आते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जनाब जो एक बच्चा है, और बच्चे का जनाब उसने जो सिंगल पेरेंट के साथ उसने जनाब परवरिश पाई है, तो उसका जो एटीट्यूड है माइट भी वो उसके कामों में नजर आना शुरू हो जाए। मे बी वो सिंगल पेरेंट है, वो ज्यादा केयरिंग हो, या वो ज्यादा रैशनल हो, वो जल्दी बड़ा हो गया हो, वो जल्दी उसमें समझ आ गई हो, तो या फिर हो सकता है उसने एक ब्रोकन फैमिली में परवरिश पाई हो, उसका वो एग्रेसिव हो, इमोशनल हो, इस तरह की चीजें जो उसके डिसीजन में, उसके प्रैक्टिकल आई मीन
कामों में नजर आ सकती हैं. So some scholars study individual psychology to understand how personality affect decision making. Psychoanalytic approaches hold that personalities reflect the subconscious influences of childhood experience. So, for instance, Bill Clinton drew much criticism in his early years as president for a foreign policy that seemed zigzag. A notable Clinton personality trait was his readiness to compromise. Clinton himself has noted that his experience of growing up with a violent alcoholic stepfather shaped him into a peacemaker, always trying to minimize the disruption. जो उसका उसका वो कहता है कि उसका जो पर्सनल उसकी जो एक्सपीरियंस है वो उसके डिसीजन में नजर आना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा उसने वायलेंट बाप को देखा और इस तरीके से तो ज्यादा वो ग्रूम्ड हो गया और वो जनाब ज्यादा वो पीस लविंग हो गया. मतलब वो जो जहां मैटर में आपने एग्रेसिवनेस भी दिखानी थी तो वहां भी उसकी कोशिश होती थी कि हाँ मामला बेहतर हो जाए, सुलह सफाई से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया जाए. तो ये बेसिकली कहते हैं कि आपकी समटाइम कोई पर्सनैलिटी में ऐसी कुछ होती है जो कि अफेक्ट करती है. Beyond individual idiosyncrasies in goals or decision-making process, individual decision-making diverge from the rational model in at least three systematic ways. किस तरीके से वो जनाब जिस रैशनल मॉडल से हट जाते हैं? फर्स्ट होते हैं डिसीजन मेकर सफर फ्रॉम मिस परसेप्शन एंड सेलेक्टिव परसेप्शन, taking in only some kind of information when they compile information on the likely consequences of their choice. होमवर्क पूरा नहीं होता. सेकेंडली द रैशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन इज अंडरमाइंड बाय इमोशन. आप सम टाइम बायस्ड हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स को सही तरह पे काउंट नहीं कर पाते, कॉग्निटिव बायसेस आ जाती हैं जिसमें आप की कैलकुलेशन होती है वो मिसलीडिंग हो जाती है, सम टाइम आप लिमिटेशंस को काउंट नहीं कर रहे होते. तो इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि वो कहते हैं कि आपको रैशनल मॉडल से आप हट जाते हैं. तो यही वजह है कि ग्रुप साइकोलॉजी है उसको ज्यादा तरजीह दी जाती है. What are the implications of group psychology for foreign policy decision making? In one respect, group promotes rationality by balancing out the blind spot and biases of an individual. Advisors on legislative committees may force a state leader to reconsider a rash decision. देखिए दूसरी लेजिस्लेचर जो होती है ना वो बहुत से ममालिक में जहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है वो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती है. जैसे 9/11 का इंसिडेंट हुआ. 9/11 में हुआ क्या जनाब, कांग्रेस ने इवेलुएट किया और बुश को राइट आफ्टर 3 to 4 days जनाब उन्होंने कहा जनाब आप अटैक कर दें अफगानिस्तान पे, इराक पे अटैक कर दें. तो वो जो उधर लेजिस्लेचर डिसाइड करती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पे उसके पास ज्यादा पावर होती है. तो एडवाइजर्स और लेजिस्लेशन कमेटी में फोर्स अ स्टेट लीडर टू रिकंसीडर अ रैश डिसीजन, उसको मशवरा देते हैं. And the interaction of different individuals in a group may result in the formulation of goals that more closely reflect state interest rather than individual idiosyncrasies. कि आपकी अपने पर्सनल डिसीजन नहीं होते स्टेट के. तो ग्रुप डायनामिक्स आल्सो इंट्रोड्यूस new sources of irrationality into decision making process. Unlike individual group tend to be overly optimistic about the chances of success. Chances के वैसे भी success के chances वैसे भी ज्यादा होते हैं. Participants express their doubts about the dubious undertaking because everyone else seems to think an idea will work. Also because the group diffuses responsibility from individual and nobody feels accountable for action. ग्रुप डिसीजन होता है ज्यादा रैशनल होते हैं, उसमें जो खदशात होते हैं वो कम हो जाते हैं. क्राइसिस मैनेजमेंट द डिफिकल्टीज. Okay. So the difficulties in reaching decision both for individual and for group are heightened during a crisis. Crisis are foreign policy situation which outcome are very important and time frames are compressed. आपको कम टाइम में डिसीजन लेने होते हैं. क्राइसिस डिसीजन मेकिंग इज हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट देन इन नॉर्मल फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. क्राइसिस मैनेजमेंट एक स्किल है जिसमें आपको जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है. जैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे जब रिजॉल्व करने जाते हैं तो एकेडेमिया से जो इंटरनेशनल नेगोशिएटर है उनकी मदद लेनी पड़ती है. तो ये एक आर्ट है जिसमें जो कि बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं. आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है
short time. Then है कुछ domestic influences हैं. The study also considers other liberal theoretical approaches that, like the democratic peace, operate at the domestic level of analysis. These approaches, in contrast to realism, see international outcomes as the result of process within states rather than just those among states. जो स्टेट के अंदर आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. आपके जो इदारे होते हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपके फॉरेन पॉलिसी में बड़ा रोल प्ले करते हैं. The action of states in the international arena result from individual human choices. Citizens of the political leaders, diplomats, bureaucrats, aggregated through the state's internal structure. The rest of this chapter looks at the state from the inside out, trying to understand process and structure within states and make them behave as. आगे हम जो स्टडी करेंगे वो डोमेस्टिक जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, देन डिप्लोमेट्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, इनका रोल, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये भी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये क्या काम करते हैं, देन पब्लिक ओपिनियन है, ये तमाम डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसेस. देन लेजिस्लेचर, ये भी बेसिकली देन लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ये जो चीजें हैं आगे, ये जो दो टॉपिक हैं ये भी इंपॉर्टेंट है. डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस में ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या होता है? द मैनी सब स्टेट एक्टर दैट इन्फ्लुएंस स्टेट एक्शन इन द इंटरनेशनल एरिया, ब्यूरोक्रेसी इज वन ऑफ देम. The states maintain for developing and carrying out foreign policy. Different states maintain different foreign policy bureaucracies, but share some common elements. Diplomats क्या होते हैं? Virtually all states maintain a foreign service of diplomats working in embassies in foreign capital, as well as diplomats who remain at home to help coordinate foreign policy. जो आपके फॉरेन मिनिस्ट्री में होते हैं. States appoint ambassadors as their official representative to other state and to international organization. Diplomatic activities are organized through a foreign ministry are equivalent in many democracies. Some diplomats are political appointees. बहुत से होते हैं, जैसे मोस्टली हम जिन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ज्यादा होते हैं, हम नॉर्मली वहाँ पे जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, जैसे यूएस हो, यूके हो गया और डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो who come and go with changes in government leaders. हमें पता है others are career diplomats जो कि प्रॉपर थ्रू एक जो कंपटीशन एग्जाम के बाद अपॉइंट होते हैं और वो अपना रोल प्ले करते हैं. देन इंटरेस्ट ग्रुप की बात करते हैं. Interest groups are coalition of people who share a common interest in the outcome of some political issue. French farmer की इन्होंने एक मिसाल दिया है, a big stake in international negotiation in the European community and in world trade talks. The former exert political pressure on the French government through long-established politically sophisticated association organizations. They lobby for desired legislation and contribute to politician campaign. More dramatically, when their interests have been threatened, as during US-European trade dispute in 1992, French farmers have turned out in large number across the country to block roads, stage violent street demonstration, and threaten to grind national economy to a halt unless the government adopts their position. And similarly, interest groups form around business. अब ये लेबर यूनियन चर्च है, ये तमाम इंटरेस्ट ग्रुप है. क्या होता है कि जनाब इंटरेस्ट ग्रुप का काम ही होता है गवर्नमेंट को मोल्ड करना, कन्विंस करना. अगर गवर्नमेंट को डिसीजन लेते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, ये एक एजेंडे पे काम करते हैं, इशू पे काम. ऐसा नहीं होता कि जनाब हर ये कोई एनजीओ टाइप नहीं होते. ठीक है, सो इंटरेस्ट ग्रुप का बड़ा पॉजिटिव रोल हो सकता है नेशनल पॉलिटिक्स में. Military industrial complex refers to a huge interlocking network of government agency, industry, operation, and research institutions working together to supply a nation's military forces. The military industrial complex was a response to the growing importance of technology, nuclear weapon, logistics, electronics, and of logistics in Cold War military planning. Because of the domestic cold, जो एक basically जो आपका आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड वॉर आ सकती है, इसमें आपको कोल्ड वॉर आ सकती है, जिसमें आप बैक एंड पे आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उसको टेकअप करने के लिए. सो अच्छा जी, स्टेट्स एट वॉर have long
harness their economic and technological might for the war effort. But during the Cold War, military procurement occurred on a massive scale in peacetime. As the superpowers raced to develop new high technology weapons, this stage created a special role for scientists and engineers in addition to the more traditional role for industries that produce war material. Military industrial complex may, in response to the Soviet satellites put in 1995, the United States increased spending on research and development and created new science. बेसिकली कोल्ड वॉर का टाइम था और जब जाहिर है आप जब एक जगह पे आप डिफेंस आपका इंक्रीज हो रहा होता है तो दूसरी तरफ भी आप उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ये देखें मैंने जो आपको बताया था ना यूट्यूब जो एयरक्राफ्ट था स्पाई एयरक्राफ्ट था ये यही टाइम पीरियड था जब सोवियत यूनियन इन्वेस्ट कर रहा था 57 में और जो 1959 60 में जब उन्होंने जनाब वो सोवियत के स्पाई एयरक्राफ्ट भेजा था यूएस ने तो ये इस तरह की जो डेवलपमेंट है दोनों साइड पे चलती रहती है देन पब्लिक ओपिनियन मैनी डोमेस्टिक एक्टर्स सीक्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन बड़ी मैटर करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी में पब्लिक का रुझान किस साइड में Public opinions have greater influence on foreign policy in democracy than in authoritarian government. That in democracy में आप government को peaceful protest हो सकते हैं. But even dictators must pay attention to what citizens think. No government can rule by force or law. Then जो एक narrative building होती है वो public से बेहतर कोई नहीं कर सकता. ठीक है? जो public में media भी जो होते हैं वो public की आवाज होती है basically. तो public opinion की बेस पे domestic जो आपकी foreign policy है वो लॉन्च की जाती है ये मीडिया के बारे में इसमें बताया गया कि मीडिया का क्या रोल होता है बेसिकली देन लेजिस्लेशंस की बात करता हूँ जो लेजिस्लेशन होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है यूएस की बात करें यूएस है प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन लेजिस्लेटिव बॉडी आर इलेक्टेड अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट वो भी elect होती है in this system legislature play a direct role in making foreign policy by passing budget regulatory bureaucratic rules तमाम उनका जनाब बड़ा रोल होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो कहते हैं कि लेजिस्लेशन जो होती है वो उनको प्रेसिडेंट को मशवरा देते हैं कि जनाब आप ये कर लें वो कर लें ये पॉलिसी तो जो उसमें लेजिस्लेशन प्रेसिडेंशियल पॉलिसी डू नॉट इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी जनरली डिफरेंट रोल में अप्लाई टू द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स some contend that legislation like public opinion rely around the flag during times of international crisis. हमने देखें बताया हुआ कि जो 9/11 अटैक हुआ था यूएस कांग्रेस वोटेड टू गिव प्रेसिडेंट बुश फुल अथॉरिटी टू प्रोसिक्यूट अ वॉर इन अफगानिस्तान. In October 2002, Congress passed a resolution authorizing the use of force. बेसिकली कांग्रेस में लेजिस्लेशन होती थी तो वो जनाब वो देते थे जनाब प्रेसिडेंट को आप बता सकते हैं कि जनाब ये आप कर लें ऐसा करें जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन है एग्जेक्टिव्स आर चोजन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज दैट होल्ड अ डोमिनेंट पोजीशन जो कि एग्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल प्रोसेस से चूज होते हैं so often parliamentary executive do not need to submit treaties or policy for formal approval by the legislature उनको जरूरत नहीं होती पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज्यादा ताकत होती है उनके पास प्राइम मिनिस्टर के पास so in Great Britain for example parliament is not required to vote on international agreement negotiated by the prime minister but it must approve any change to British laws that such agreement entails because most international agreement involve these types of changes. Parliament effectively exercises the right of ratification over international agreement. आप पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन होता है रेजोल्यूशन लाते हैं पार्लियामेंट में पास हो जाती है जो एग्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली वो डिसाइड करते हैं उनको लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होती कानून दानों की उनकी जरूरत नहीं होती जुडिशरी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है in many parliamentary systems, if a policy is particularly controversial, parties that do not have a majority in the legislature can attempt to call election, meaning that the country votes again on which parties will hold seats in the legislature. A different group of parties win a majority of seats, a new executive is appointed. Thus, in parliamentary system, legislature play a key role in designing and implementing foreign policy. So, whether it be parliamentary या presidential हो दोनों में जो legislation का रोल होता है बड़ा की होता है important होता है
बेसिकली तीन ही जो कि मेन पिलर्स होते हैं, एग्जेक्टिव्स होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, जुडिशरी होते हैं। ठीक है, तो मीडिया जो है उसको एक फोर्थ पिलर के तौर पे कंसीडर किया जाता है। तो ये बेसिकली एक फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक था, जिसमें हमने फर्स्ट था हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे बात की। सेकंड हमने बात की डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस पे, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ब्यूरोक्रेसीज, डिप्लोमेट्स, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया और ये तमाम इनकी बात की। मिलिट्री जो कि मिलिट्री के जो इदारे हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसकी बात की। देन हमने लेजिस्लेशन की बात की, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। सो now I hope you got the main idea of foreign policy, क्या होता है और किस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। So we will meet in the next lecture. Until then, I'm signing out. This is Dr. Adil. Allah Hafiz.